नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और CUET PG हिंदी की इस सीरीज़ में, ये सीरीज़ में बात करूं तो 2026 में जो परीक्षाएं देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए मैंने स्टार्ट की है। और ये सीरीज़ जो है, इसमें मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं वो कराती हूँ, जिससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा है कि तैयारी कहीं से भी करो, लेकिन रिवीजन यहीं से आपको करना चाहिए। तो चलिए बिना समय ज़ाया किए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप पहली बार इस सीरीज़ से जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हर एक वीडियो में मैं 50 प्रश्न आपको कराती हूँ और उन प्रश्नों से संबंधित जितने भी तथ्य बन सकते हैं वो भी मैं आपको करा देती हूँ। तो मैं तो कहूँगी यहाँ पे 60 के करीब प्रश्न आपके, 60 या 70 के करीब प्रश्न आपके हो जाते होंगे एकमात्र वीडियो के थ्रू। और ज़्यादा यहाँ पे बकवास होती नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। लाइव क्लास में अब आपको तो कहानी पता ही है कि वहाँ पे 20 से 25 मिनट तो फालतू की बातें अपने बैच को प्रमोट करने में ही लगा दिया जाता है, जो कि यहाँ पर निश्चित तौर से नहीं होता है। तो यहाँ पर टू द पॉइंट बात होगी, आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। आपको करना क्या है, मुझसे पहले उत्तर देने का प्रयास करना है, क्योंकि परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको चीज़ें ये सारी याद रखनी है। बाकी जिन पॉइंट्स में, यानी कि जिन टॉपिक्स में आपको लगे आपको दिक्कत आ रही है, वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप रिवाइज़ कर सकते हैं चीज़ों पे, और आप रिवाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को, और अपने वीक पॉइंट्स पे आप अभी काम कर सकते हैं। तो चलिए सीधे पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? इसका आपको सही जवाब देना है। आदिकाल से ये प्रश्न है। यहाँ पर आपको CUET PG का जो सिलेबस है उससे मिक्स्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। किसी एक काल से नहीं है, सारे ही कालों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो इसका सही उत्तर क्या है? सरप्पा। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन वही चहुदेस। ये काव्य पंक्ति किसकी है? मैंने दूसरी पंक्ति आपको बता दी है, आपने उत्तर खोज लिया होगा। तो ये काव्य पंक्ति है अमीर खुसरो की। ऑप्शन भी करेक्ट है, काफ़ी बार रिपीट हुई है परीक्षाओं में। अगले प्रश्न पर आए, चलिए आते हैं फिर ऑप्शन। तो अगला प्रश्न है तीसरा, एक काव्य पंक्ति है, माया महा ठगनी हम जानी, किसकी है? तो ये काव्य पंक्ति है जिनकी बीजक रचना है। उत्तर आपने खोज लिया होगा, ऑप्शन सी, कबीरदास जी की ये काव्य पंक्ति है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है काव्यशास्त्र से, चतुर्थ प्रश्न, इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम काव्य लक्षण किसने दिया है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दंडी। और दंडी का कौन सा ग्रंथ प्रचलित है? दंडी का ग्रंथ है काव्य आदर्श। इसके बाद में बात करूं भामा की, भामा का ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार है। और किस संप्रदाय के ये प्रवर्तक आचार्य हैं? अलंकार संप्रदाय के हैं। मम्मट का ग्रंथ कौन सा है? ये किसी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य नहीं है, इनका ग्रंथ आप याद रखना काव्य प्रकाश है। कुंतक जो है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, इनका ग्रंथ जो है वक्रोक्ति जीवितम आपको याद रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा और क्या तथ्य आपको बताऊं मैं यहाँ से। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगले प्रश्न में आपको, पांचवें प्रश्न में, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक और उपन्यास दिए गए हैं, वहीं दूसरी ओर उपन्यासकार दिए गए हैं। तो ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। निर्मला तो सबको पता होगा, प्रेमचंद जी की है। अब यहाँ से एलिमिनेट करके देखते हैं, क्योंकि अगर आपको सारी रचनाएं नहीं पता है कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको एक या दो पता हो तो उससे आप आंसर खोज लेते हैं। ये होता है स्मार्ट वर्क। आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन उन टॉपिक्स को ज़्यादा नहीं पढ़ना है जो इररिलेवेंट हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ से जब कोई प्रश्न ही बनने की संभावना नहीं है तो फालतू में चीज़ें रटते रहना अच्छी बात नहीं है ना। तो निर्मला किसकी रचना है? ऑप्शन 2 यानी कि प्रेमचंद की रचना है। यहाँ से देखते हैं डी का 2 कहाँ पे है। डी का 2 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है, देखिए, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो यहाँ से आपने कितनी आसानी से, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ निर्मला पता थी, जो कि सबको पता होती, नहीं पता है तो भाई बड़ी परेशानी की बात है, आपको अपने पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से आपने ऑप्शन ईजिली खोज लिया है। अगले प्रश्न पर आइए। छठा प्रश्न है, जब शब्द अपना सामान्य या लक्षित अर्थ छोड़कर कोई अन्य अर्थ प्रकट करता है तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। जहाँ पर सीधे तौर पर बात कह दी जाए वहाँ पर अविधा होती है, जहाँ पर अर्थ जो है लक्षित होता है वहाँ पर लक्षणा, और जहाँ पर व्यंग्य इत्यादि किया जाता है वहाँ पर
व्यंग्यार्थ होता है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर ढूंढ ही लिया होगा आप सबने, कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है हमारा सी, यानी कि यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति ही है। यहाँ पर तीसरा यानी कि यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति ही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 7वें प्रश्न पर आइए। संधि विच्छेद से प्रश्न है। लिखा है दिक् और गज, दिग्गज मिला है, मिलके दिग्गज बना है। यहाँ पर संधि कौन सी है? तो 7वें प्रश्न में कौन सी संधि है? 7वें प्रश्न में संधि है यहाँ पर व्यंजन संधि। ऑप्शन ए करेक्ट बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए हैं? ध्यान दीजिए प्रश्न पर। तो कौन कौन से हैं? जो पता है वो पहले मार्क करिए, स्मार्ट वर्क ना। तो मैला आंचल उनका है, परती परिकथा उनका है। अब देखते हैं सी और ई से कुछ हो पा रहा है या नहीं। तो सी और ई सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ से देखिए इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। तो आपने इजीली ऑप्शन खोज लिया है। फालतू के झमेलों में आपको नहीं पढ़ना है, आपको ऑप्शन मिल गया है, सीधे टिक करो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर। 9वां प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है और किसने पूर्ण की थी? किसके जीवन पर आधारित है? 3 तथ्य इससे संबंधित याद रखने हैं। तो ये रचना है चंद्रवरदाई की, और पूर्ण किसने की थी? इनके पुत्र जलहण ने। किसके जीवन पर आधारित है? तो पृथ्वीराज चौहान जी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय हो या फिर द्वैतवाद हो, अद्वैतवाद हो, निम्बार्क संप्रदाय हो, द्वैताद्वैतवाद हो, इन सारे ही संप्रदायों के प्रवर्तक या फिर संस्थापक आचार्य आपको याद रखने हैं। इससे एक प्रश्न देखने को मिल ही जाता है, काफ़ी चांसेस होते हैं, हाई चांसेस। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बताइए, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो हित हरिवंश जो है राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है हमारा 11वां। यहाँ पर सुमेलित करना है आपको सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ दे रखे हैं और वहीं काव्य शास्त्रीय आचार्य दे रखे हैं। आपको मैं बहुत बार ये बता चुकी हूँ, अब तो आपको याद हो ही जाने चाहिए। बाकी चलिए मिलाते हैं। तो काव्य आदर्श किसका है? दंडी का है। दंडी ने किसी संप्रदाय का प्रवर्तन नहीं किया है। नाट्यशास्त्र जो है रस संप्रदाय का प्रवर्तन जिन्होंने किया है उनका है, यानी कि आचार्य भरत मुनि का है। साहित्य दर्पण किसका है? साहित्य दर्पण जो है वो आचार्य विश्वनाथ का है। काव्य प्रकाश किसका है? आचार्य मम्मट का है। तो देखिए ए का डी कहाँ पे है? फर्स्ट का डी है इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में। सेकंड का देखते हैं, सेकंड का ए कहाँ पे है? सेकंड का ए है सिर्फ और सिर्फ बी में, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। आगे बढ़ें, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद द्वारा विरचित कहानियाँ कौन सी हैं? कौन सी हैं नहीं लिखा है, ठीक है। तो जो पता है वो मार्क करिए पहले। कफन सबको पता होती है, बड़े घर की बेटी सबको पता होती है, पता तो पूस की रात भी होती है, तो हमें सब पता है। BCD यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13वां। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी का जो काव्य ग्रंथ है कामायनी, इसके सर्ग कौन कौन से हैं? सर्गों की संख्या कई बार मैंने आपको बताई है, 15 है। सर्गों का सही क्रम भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल तो यहाँ पर ये बताइए कि इनमें से कौन से कामायनी के सर्ग हैं, तो बताइए आप। चिंता, हाँ जी बिल्कुल है। दर्शन है, आनंद है, निद्रा है, ईर्ष्या है या नहीं है, या फिर सभी हैं? चलिए चूज़ करिए। एक तो मैंने आपको बता दिया है कि ये तो है ही है, बाकी आपको सही उत्तर चूज़ करना है। दर्शन भी है, दर्शन के बाद में आनंद है या नहीं है, बताइए आप। आनंद भी है, इनफैक्ट आनंद तो 15वां सर्ग ही है। निद्रा है, जी नहीं, निद्रा नहीं है, स्वप्न है। ईर्ष्या है, जी हाँ बिल्कुल है। तो ABCE कहाँ पे है? ऑप्शन 2 में है। आगे बढ़िए। 14वां प्रश्न है, कामायनी में सर्गों की संख्या क्या है? अभी बताया है यार। ऑप्शन टी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, विद्यापति किस लोक भाषा के कवि हैं? विद्यापति किस लोक भाषा के कवि हैं? दे सिलवैना सब जन मिट्ठा, इनकी पंक्ति है, आपको याद रखनी है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति की पदावली, जिसके चलते इन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। तो ये सारे तथ्य याद रखने हैं इनके बारे में। बाकी इसका प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि मैथिली भाषा। आगे बढ़ते हैं।
16वां प्रश्न है, इनमें से कौन से कवि जो हैं अष्टछाप में नहीं हैं। अष्टछाप में 8 कवि आते हैं, जिनमें से पहले 4 कवि जो हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और अंतिम 4 कवि जो हैं वो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम ही विट्ठलनाथ है। अब याद कैसे करेंगे, क्योंकि कवि आपको अष्टछाप के सारे याद होने चाहिए। तो वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं पूछ लिए जाते हैं KSPK, ऐसे याद करना है। KSPK से क्या मतलब है, तो यहाँ पर K से हैं कुंभन दास जी, S से हैं सूरदास, P से हैं परमानंद दास और K से हैं कृष्णदास। अब आइए विट्ठल दास जी के शिष्यों पर, तो ये आपको कैसे याद करने हैं, ये आपको याद करने हैं ऐसे। एक नाम याद कर लेना है गोछी चंद। अब इससे आपको 4 नाम याद हो जाएंगे। गा से नाम है गोविंद स्वामी, छा से छीत स्वामी, चा से चतुर्भुजदास और ना से नंददास। 8 याद हो गए ना। चलो फिर आंसर करो इसका। इनमें से कौन से कवि जो हैं अष्टछाप के नहीं हैं। केशवदास ही नहीं है भाई, ये तो रीतिकाल के आचार्य कवि हैं। आगे बढ़ जाते हैं 17वें प्रश्न पर। आइए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर बताइए, एक और तो इनके आलोचना ग्रंथ दिए गए हैं, वहीं एक और आलोचकों के नाम दिए गए हैं। तो सही उत्तर आप दीजिए इसका। एक भी अगर आपको पता होगा या 2 तो आप इसका सही उत्तर चूज कर ही लेंगे। तो 17वें प्रश्न के सही उत्तर पे आइए भाई। तो यहाँ पर राम कुमार वर्मा जी ने जो है कबीर का रहस्यवाद लिखा है। तो A का 3rd कहाँ पे है, लो भाई मैंने तो ढूंढ लिया आपका आंसर। 2nd करेक्ट है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने जो है गोस्वामी तुलसीदास पे काम किया है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है बिहारी पर काम किया है, गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण निराला। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता है प्रश्न संख्या 17 का। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, एक काव्य पंक्ति दे दी गई है और ये किसकी है। लिखा है, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। एक पंक्ति और याद रखिए, बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। अब ये कविता कौन सी है ये मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद रचनाकार तो बता ही दूंगी। तो ये कविता है कलगी बाजरे की, और ये किसकी कविता है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे की कविता है। आगे बढ़िए। आगे बढ़िए, हमारा 19वां प्रश्न जो है काव्य पंक्ति से संबंधित है। लिखा है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। तो ये पंक्ति किसकी है और इसमें कौन सा रस है, ये करेक्ट कर लेना। रस तो हालांकि नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो चेक कर लूँ कि आपने कितना पढ़ा है। तो ये पंक्ति किसकी है, बिहारी की पंक्ति है और यहाँ पर संयोग रस है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ें, 20वें प्रश्न पर आइए। 20वां प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें किसकी कहानी है। ये कहानी उन्हीं की है जिनकी दुलाई वाली कहानी है। ये कहानी उन्हीं की है जिनका असली नाम, वास्तविक नाम जो है वो राजेंद्र बाला घोष है। तो ये कहानी किसकी है, ये बंग महिला की कहानी है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़िए, 21वें प्रश्न पर आइए। सिक्का बदल गया है कहानी किसकी है, इसका सही जवाब आपको देना है। तो पता ही होगा आपको सिक्का बदल गया कहानी किसकी है। तो ये कहानी है कृष्णा सोबती की, जिनका मित्रों मरजानी उपन्यास बड़ा ही प्रचलित है। और ये प्रकाशित कब हुई थी कहानी, तो ये सन 1948 में प्रकाशित हुई थी। विभाजन की त्रासदी पर आधारित है ये कहानी। इससे ज़्यादा तथ्य और क्या बताऊँ इसके बारे में मैं, बाकी आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है हमारा 22वां। लिखा है, लाल पान की बेगम किसकी रचना है। इसका सही जवाब आपको देना है कि लाल पान की बेगम किसकी रचना है, या फिर ये तो एक कहानी है, विधा भी आपको पता ही होनी चाहिए। तो ये रचना है फणीश्वरनाथ रेणु जी की, जिनका मैला आंचल है, परती परिकथा है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तन भी इन्होंने ही किया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। 23वां प्रश्न जो है हमारा वो है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किस विधा की रचना है। किस विधा की रचना है ये भी याद रखना है, और किसकी रचना है ये भी पता ही होना चाहिए आपको। तो ये जो है रचना किसकी है, ये विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है। और ये किस विधा की रचना है, ये एक ललित निबंध है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, 24वें प्रश्न पर आते हैं। आइए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक और जीवनी या फिर आत्मकथा दी गई है, वहीं दूसरी ओर रचनाकार दिए गए हैं। तो उत्तर आपको बताना है सही। सारी ही रचनाएं बड़ी प्रचलित हैं, तो आपको 2 तो पता ही होंगी कम से कम। चलिए मिलाते हैं। प्रेमचंद घर में किसकी रचना है, ये जीवनी है मुंशी प्रेमचंद जी की और उनकी पत्नी द्वारा लिखी गई, शिवरानी देवी जी के द्वारा लिखी गई। आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, आपको प्रेमचंद जी की पर्सनल लाइफ के काफ़ी तथ्य पता चलेंगे।
आगे आइए, आवारा मसीहा किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित। जूठन आत्मकथा है किसकी? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। अन्या से अनन्या तक आत्मकथा है, अभी बताया था किसकी? प्रभा खेतान की। आइए मिलाते हैं ऑप्शन। ए का डी कहाँ पे है? 2 ऑप्शंस में है तो 2 एलिमिनेट हो गए। बी का सी कहाँ पे है? यानी कि सेकंड का सी है ऑप्शन डी में, आपका करेक्ट हो जाता है ऑप्शन डी। और थर्ड का बी, हाँ ठीक है, चलिए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न पर आइए। लिखा है भक्ति साहित्य को ईसाइयत की देन किसने माना है? भक्ति काल के संदर्भ में, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जितनी भी पंक्तियां हैं एज इट इज़ आपको रट लेनी है, पूछी ही जाती हैं। फिलहाल यहाँ पर इसका उत्तर दीजिए कि मिश्र बंधुओं ने ऐसा कहा है, या फिर शिव सिंह सेंगर ने, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने ऐसा कहा है। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न पर आइए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। इसकी अगर दूसरी पंक्ति आपको पता है तो आपको पता होगा ये पंक्ति किसकी है। और इस पंक्ति को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने नाटक भारत दुर्दशा में प्रयोग किया है। इसीलिए मैंने ऑप्शन बी डाला है, इसीलिए मैंने ऑप्शन बी जानबूझ के यहाँ पर रखा है, ताकि हो सकता है आप गलती कर दें कन्फ्यूज़ होकर। लेकिन यहाँ पर ये जो पंक्ति है किसकी है? मलुकदास की है। दास मलुका कह गए सबके दाता राम। आगे बढ़ते हैं 27वां प्रश्न है अपना। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक ग्रंथ रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया है या लिखे गए हैं? तो यहाँ पर आपको इसका सही उत्तर देना है। तो रामविलास शर्मा जी हो गए, मैनेजर पांडे हो गए, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हो गए, नामवर सिंह हो गए। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ आपको याद रखने हैं, पूछे ही जाते हैं क्योंकि ये प्रमुख आलोचक हैं हिंदी साहित्य जगत के। 27वें प्रश्न का सही उत्तर दीजिए फिर आप। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके देखते हैं। निराला की साहित्य साधना तो आप सबने सुन ही रखा होगा कि ये रामविलास शर्मा जी का है। तो यहाँ ऑप्शन डी किस में दे रखा है? तीसरे में नहीं दे रखा, एक तो एलिमिनेट हुआ कम से कम। बाकी प्रेमचंद और उनका युग भी इन्हीं की रचना है। तो बी किस में दे रखा है? बी और डी दे रखा है, 2 में दे रखा है, पहले में और चौथे में। और तीसरी जो रचना है भाषा और समाज रामविलास शर्मा की है। तो यहाँ पर सारी पता होनी चाहिए, तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड नहीं चला हमारा। तो बी डी ई कहाँ पे दे रखा है? चौथे ऑप्शन में करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं 28वें प्रश्न पर आइए। लिखा है इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी सतसई के संदर्भ में ये किसने कहा है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये कथन किसका है, दूसरा किसके संदर्भ में, यानी किस रचना के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ पर तो दे दिया गया है, लेकिन हो सकता है कल को आपसे इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए। तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर आइए। 29वें प्रश्न में 2 कथन दे दिए गए हैं। पहला कथन है प्रयोगवाद का प्रारंभ तार सप्तक से माना जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। दूसरे पे आइए, तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 में हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 30। लिखा है कथन 1 और कथन 2 कहानी में जीवन के किसी एक भाग की अभिव्यक्ति होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहानी छोटी सी होती है, उसमें जीवन के पूरी घटनाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता है। दूसरा, उपन्यास में जीवन की संपूर्णता को व्यक्त करना संभव हो पाता है। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ये आपका CUET-PG का PYQ ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 31वां। कथन 1 कथन 2। कथन 1 है शब्दार्थो सहितो काव्यम, काव्य लक्षण आचार्य वामन ने दिया है क्या? दूसरा है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति आचार्य वामन का ग्रंथ है क्या? ये तो बिल्कुल सही बात है। पहला आप चूज करिए, शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका काव्य लक्षण है? तो ये वामन का नहीं बल्कि भामा का काव्य लक्षण है। और भामा के बारे में एक तथ्य और बताऊं, एक तो ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य अलंकार है। ठीक है, सारी बातें पता चल गई आपको। इसका सही उत्तर फिर दे दीजिए आप। ए गलत, पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। तो पहला गलत लेकिन दूसरा सही, ऑप्शन 4 करेक्ट है। आगे बढ़िए 32वें प्रश्न पर आइए। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को किसके अंतर्गत रखा गया है? काव्य लक्षण है ये, या फिर काव्य हेतु हैं, या फिर काव्य प्रयोजन, या फिर शब्द शक्ति? शब्द शक्ति तो है नहीं, क्योंकि शब्द शक्ति हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। काव्य हेतु भी नहीं है, क्योंकि काव्य हेतु भी 3 ही हैं। और काव्य लक्षण तो ये निश्चित तौर से नहीं है। तो ये क्या हुए? काव्य प्रयोजन हुए ये।
आगे बढ़ते हैं। आगे 33वें प्रश्न पर आइए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक ओर संधि विच्छेद दिए गए हैं, वहीं दूसरी ओर संधि दी गई है कि कहाँ पर कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। तो 33वें प्रश्न का सही जवाब आप दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर सज्जन में व्यंजन संधि है, दुरात्मा में जो कि मिलके दुरात्मा बन रहा है, यहाँ पर कौन सी संधि है, विसर्ग है या फिर वृद्धि, विसर्ग है भाई। तीसरे में एकाएक, याद रखिएगा इस तरह के प्रश्न बड़े पूछे जाते हैं, वृद्धि संधि है, और पवन में अयादि संधि है। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता, सीधा सीधा है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में भी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। पद दिए गए हैं एक और दूसरी ओर समास, तो यहाँ पर सही उत्तर आपको चूज़ करना है। यथाशक्ति तो मैंने बहुत बार आपको याद कराया है, अब तो याद हो ही गया होगा कि यहाँ पर अव्यय भाव समास होता है यथाशक्ति में, या फिर यथासाध्य, ऐसे शब्द होते हैं जिनमें ए का डी कहाँ पे है, फर्स्ट का डी 2 ऑप्शंस में है, यानी कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। दूसरे का देखते हैं, चौराहा संख्यावाची शब्द आया है, इसमें कौन सा होता है, दिगु होता है। तो सेकंड का सी कहाँ पे है, सेकंड का सी डी में है। चलिए मिल गया हमारा आंसर। बाकी राजपुत्र में तत्पुरुष समास है, माता पिता में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 35वें प्रश्न पर आइए। मैला आंचल उपन्यास का पात्र इनमें से कौन सा नहीं है। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है और फणीश्वर नाथ रेणु का पहला उपन्यास है। अब बताइए इनमें से कौन सा पात्र मैला आंचल का नहीं है। तो इसका उत्तर दीजिए आप। यहाँ पर डॉक्टर प्रशांत भी मैला आंचल के पात्र हैं, बालदेव भी है, कमली भी है, किस्नू नहीं है। ऑप्शन भी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 36वें प्रश्न पर आइए। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से आदिकालीन ग्रंथ नहीं हैं। आदिकाल में इनमें से कौन सी ग्रंथ का सृजन नहीं हुआ है। हमीर रासों का हुआ है, पृथ्वीराज रासों का बिल्कुल हुआ है, परमाल रासों का भी हुआ है, जगनिक का है, आलाखंड के नाम से जाना जाता है। हमीर देव का है हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो किसका है, चंद्रवरदाई का है। तो ACD ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी सूरसागर किसकी रचना है, पुष्टि मार्ग के जहाज के नाम से जाने जाने वाले सूरदास जी की। बीजक किसकी है, कबीर दास जी की। आगे बढ़ते हैं, 38वें प्रश्न पर आइए। यहाँ 37वां प्रश्न मिसिंग है भाई, चलिए बाद में ऐड कर दूँ इनको ये क्वेश्चन। प्रश्न का उत्तर दीजिए कि नाथ पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है। नाथों की संख्या 9 है, कितने बार मैं आपको बता चुकी हूँ, और 84 किसकी संख्या है, सिद्धों की है। उत्तर दीजिए इसका, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गोरखनाथ ने जो है नाथ पंथ का प्रवर्तन किया है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति दे दी गई है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। ये काव्य पंक्ति किसकी है, ये काव्य पंक्ति बिहारी की है। बिहारी सतसई इनका एकमात्र ग्रंथ है और रीतिकाल की दूसरी शाखा यानी कि रीति शाखा के एकमात्र कवि हैं कवि बिहारी। आगे बढ़िए, 40वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना गया है। कर्मभूमि जी नहीं, गवन बिल्कुल नहीं, निर्मला जी नहीं। कौन सा है, ऑप्शन भी करेक्ट है, गोदान। प्रकाशित कब हुआ था, सन 1936 में। अब तो इतने बार मैंने ये तथ्य आपको बता दिए हैं कि आपके दिमाग से निकलने नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि आगे का आप पढ़ते चले जाएं, पीछे का भूलते चले जाएं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। रिवीजन इज मस्ट। आगे बढ़ते हैं, 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभ्यास जो है किसके अंतर्गत आता है। काव्य हेतु है, या फिर काव्य लक्षण है, या फिर काव्य प्रयोजन, या फिर काव्य अलंकार। तो इसका सही उत्तर आप दीजिए। काव्य अलंकार तो है नहीं, काव्य लक्षण भी नहीं है, काव्य प्रयोजन भी नहीं है, ये है काव्य हेतु। आगे बढ़ते हैं, 42वां प्रश्न है, छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, यह कथन किसका है। 42वें प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मुकुटधर पांडे ने किया था। बाकी इसका सही उत्तर क्या है, और छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था, डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा था। अब इसका सही उत्तर दे दो भाई। तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर दे दिया ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आई होप आप सबने सही दिया हो उत्तर। बाकी आगे बढ़ जाते हैं, आ जाते हैं हम 43वें प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कृति आंसू श्रृंगारी विप्रलभ है, ऐसा किसने कहा है। श्रृंगारी विप्रलभ किसने कहा है जयशंकर प्रसाद की कृति आंसू को। तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर आपने चूज कर लिया होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी करेक्ट हैं। आगे बढ़िए,
अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक और नाटक दिए गए हैं, दूसरी ओर नाटककार दिए गए हैं। चलिए फिर भारत दुर्दशा तो सबको पता होती है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। सी का 1 कहाँ पे है? सी का 1 2 ऑप्शंस में है, यानी कि 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। और यहाँ पे दूसरा आपको पता है क्या इनमें से कोई भी? अगर पता है तो अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी बात है, तो यहाँ पर आप चूज़ करिए खुद से। बाकी यहाँ पे बात करूँ बालकृष्ण भट्ट का है नई रोशनी का विष, तो डी का 2 कहाँ पे है? डी का 2 इसमें है, यानी सही ऑप्शन आपका 3rd बन जाता है। आगे बढ़ जाते हैं 45वें प्रश्न पर आइए। सूची 1 को सूची 2 से फिर से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर एक और तो रचना दे दी गई है, दूसरी ओर रचनाकार। सही उत्तर बताइए आप। बालकृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और महादेवी वर्मा जिनकी श्रृंखला की कड़ियाँ हैं। देखते हैं इससे काम चलेगा या नहीं। तो सी का 1 कहाँ पे है? सी का 1 2 ऑप्शंस में है, 2 आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। अब चूज़ करिए, आपको एक और पता होना चाहिए, क्योंकि 1 या 2 से काम चल जाता है, लेकिन हमेशा 1 से काम नहीं चलता है, तो इसलिए आपको 2 तो एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये बालकृष्ण भट्ट की है। तो यहाँ पर देखें इससे काम हुआ या नहीं। तो ए का 3rd कहाँ पे है? 2nd में है, तो यहाँ से हमारा सही उत्तर मिल गया है आपको 45वें प्रश्न का ऑप्शन 2। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 46वां। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है प्रेमचंद के उपन्यासों में सामंतवाद और महाजनी सभ्यता के जटिल स्वरूप को उभारा गया है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कारण प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला बेमेल विवाह पर आधारित है। सही है, लेकिन ये कथन को सही से व्याख्यायित नहीं कर रहा है। बाकी यहाँ पर देखते हैं कैसे उत्तर दिए गए हैं। तो पहला तो करेक्ट है ही, दोनों सही हैं, बिल्कुल दोनों सही हैं, यही ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 47वां। निम्नलिखित में से कौन से कवि रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं? रीति मुक्त की बात हो रही है, तो रीति मुक्त में केशवदास नहीं आते हैं, क्योंकि ये रीति बद्ध में आते हैं। घनानंद आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ठाकुर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। बिहारी नहीं आते हैं, क्योंकि ये रीति सिद्ध में आते हैं। बोधा आते हैं। तो ए, सी और डी कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन 3rd आपका करेक्ट बन जाता है 47वें प्रश्न का। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 48वां। लिखा है सुजान हित किसकी रचना है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। और सुजान जो है नर्तकी, जो कि घनानंद की प्रेयसी थी, जिनसे ये प्रेम करते थे, उन्हीं को संबोधित करते हुए इन्होंने ये कृति लिखी है। और ये रीति मुक्त शाखा के कवि हैं, प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, वो आपको पता चल ही गया है। आगे बढ़ जाते हैं और आज की वीडियो के अंतिम दूसरे प्रश्न पर, यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आइए। लिखा है बिरह वारिस किसकी रचना है? इसका सही जवाब आपको देना है। हो सकता है आप में से कई लोगों को पता भी हो और कई लोगों को ना भी पता हो कि ये रचना किसकी है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज याद कर लीजिए कि बिरह वारिस जो है बोधा की रचना है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न पर, यानी कि 50वें प्रश्न पर आइए। एक काव्य पंक्ति दे दी गई है और पूछा गया कि ये किसकी है? द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे शस्त्र ध्वस्त हे शुष्क सीण, हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम बीत राग जड़ पुराचीन। इसका सही उत्तर आप दीजिए कि ये काव्य पंक्ति किसकी है। तो ये काव्य पंक्ति है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी की। तो यहाँ से आपके 50 प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का सही उत्तर दे पाया होगा। बाकी नहीं दे पाया है तो परेशान होने की बात नहीं है। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत आई है वो नोट डाउन करिए और रिवाइज करिए। और यहीं पर चर्चा समाप्त होती है। बाकी ये सीरीज़ आपके लिए कितनी सार्थक हो रही है, मज़ा आ रहा है प्रश्न करके, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं या नहीं, वो सारी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दिया करिए। उससे एक तो चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं, क्योंकि आपके सुझाव मेरे चैनल पे सदैव आमंत्रित रहते हैं। और साथ ही साथ आपको जो डाउट्स या क्वेरीज़ हैं उसके लिए भी कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है। बाकी और मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, आप कोई सुझाव लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलने वाली है। और ये पूरी सीरीज़ जो है इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आके आप इस सीरीज़ के सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और खुद भी चैनल से जुड़िए, अपने साथियों को भी जोड़िए। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।